स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे कि आपने देखा, आज हम एक ऐसे शख्स की आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं, लाइव वीडियो कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जिसने हरदा में धमाका मचा के रखा है और सभी की पोल खोल के रखी है। हम एक ऐसे व्यक्तित्व की आज आपसे एक खास व्यक्ति है आनंद जाट, जो आम आदमी पार्टी से है और आए दिन धमाके पे धमाके कर रहे हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आज नमस्कार। पहला आपसे प्रश्न ये है कि आप शिक्षक थे, राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, मैं शिक्षक के साथ साथ मैं अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को लेकर ना तो कोई विश्लेषण है, ना कोई समझ है, ना कोई आर्थिक नीतियों के साथ में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक टैक्स लगने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के ना तो नागरिक विकास कर पा रहे हैं, न मध्य प्रदेश के किसान विकास कर पा रहे हैं। हालात ये कि मध्य प्रदेश की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है और इस वजह से मुझे लगा कि अब मुझे राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि और एक कुछ विशेष कारण ये थे कि मध्य प्रदेश में सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं। अभी हरदा में ही जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि रोज प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, साल भर में 400 एक्सीडेंट हो रहे हैं, 100-200 लोग मर रहे हैं हर साल। ये स्थिति जब मैंने देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब अर्थव्यवस्था की बात की जाए, हमारे ऐसे मंत्री बनते हैं जिसने कभी किराना दुकान नहीं चलाई, जिसको फाइनेंस केपीसीटी के नॉलेज नहीं हो, फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, जो कभी एक दिन स्कूल ले गया, वो शिक्षा मंत्री। ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को राजनीति में स्थान मिलता है और वो चपरासी के लिए नौकरी के जाए हम तो उसके लिए मंत्री पद हो, विधायक पद हो, और मैं तो कहूँ सरपंच का भी पद हो, तो बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। विधायक का पद तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी का होता है। मंत्री तो मतलब आप समझिए कि अभी जैसे हम देखें कि कृषि मंत्री जी, उनके ऊपर कम से कम मध्य प्रदेश की आधी आबादी की जिम्मेदारी है और वो यहाँ पे राशन कार्ड बनवाते घूम रहे हैं, वो सड़कों का, नालियों का उद्घाटन करते घूम रहे हैं, उद्घाटन नहीं करते घूम रहे, नालियां बनती भी नहीं है। अब ये तो भी काम कर रहे हैं भाई। आपके ऊपर राज्य की आधी आबादी आप पर निर्भर करती है, आधी अर्थव्यवस्था आपके मंत्रालय पर निर्भर करती है और आप ये काम करते हैं। तो ये चिंतन का विषय है, इस पर लोगों को सोचना चाहिए और जो इनको पद दे रहे हैं उन लोगों को भी ज्यादा सोचना चाहिए। आप राजनीति में आ गए हो, राजनीति में आप कूद गए, मतलब सही तरीके से, तो आप इसमें क्या बदलाव करना चाहते हो? देखिए, यहाँ पर जो राजनीति चलती है, जैसे मैं इन लोगों के डिबेट में गया, यहाँ पर लोग वो गोडसे और गांधी पे ही लड़ाई कर रहे थे, भाजपा कांग्रेस दोनों कर रहे थे। तो मुझे जो है इस तरह की राजनीति, ये बकवास राजनीति लगती है। मैं चाहता हूँ कि आर्थिक विकास पर बात हो, व्यवसाय पर बात हो, इस हरदा में उद्योग क्यों नहीं है इस शहर में, इस पर बात हो, बिजनेस क्यों नहीं है। आज यहाँ पर जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सब ठप्प है। मैं आपको वास्तविक बात बताऊं कि इस जिले में एक जमाना था कि यहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे, बनिया समाज के जो लोग थे, उनके पास में बहुत धन हुआ करता था, परंपरागत धन था। आज उनमें से अधिकांश लोगों के पास वो धन नहीं बचा। आज उनकी हालत भी जर्जर हो गई, किसानों की हालत जर्जर हो गई। भैया, यहाँ पर 100-200 एकड़ के किसान, उत्पादन तो खूब होता है लेकिन बचत कुछ भी नहीं हो रही है। अंत में देखते हैं वो भी, जब पलट कर देखते हैं इतनी फसल हुई थी और आखिर में बचा कुछ भी नहीं। तो ये हालत है यहाँ की, इस पर चर्चा होना चाहिए। और आखिर में हरदा में पैसा है किसके पास? यहाँ नेताओं के पास है। यहाँ जो 5 रुपए सैकड़ा से पैसा चला रहे हैं, 10 रुपए सैकड़ा से पैसा चला रहे हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन आम नागरिक के पास नहीं है। जो 1 नंबर का काम कर रहा है उसके पास बिल्कुल भी नहीं। जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, ठेकों में दलाली खा रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, नेताओं के पास बहुत पैसा है। हरदा में जहां तक दिखता है मुझे, मेरा शहर, कि ये 25 साल पीछे जा चुका है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं राजनीति में आया। आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुना? देखिए, बीजेपी थी, कांग्रेस थी। आपको इस पे मेरी अपनी धारणा है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट समझाता हूं। राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म है और भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनके अपने अपने अवगुण। जैसे मैं कहूँ, वास्तव में देखा जाए तो भाजपा में जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है ठीक ठाक है, काफी अच्छा है, लेकिन भाजपा में राज्य स्तर का और लोकल लेवल का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल ही मतलब गिरा हुआ उनका स्तर है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो भाजपा की अच्छी पार्टी है, ऊपर भाजपा ऊपर से अच्छी पार्टी, नीचे से बहुत बुरी पार्टी है। और कांग्रेस के साथ फिर विपरीत है। कांग्रेस में स्थानीय लेवल पे बहुत अच्छा है,
राज्य स्तर पर ठीक है, और देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर सब गड़बड़ है। मतलब गुड़गोबर है सब बिल्कुल वहाँ दोनों में कमियां। और आम आदमी पार्टी एक ऐसा नेतृत्व दिखा जो ऊपर भी ठीक है और स्थानीय स्तर पर भी ठीक है और राज्य स्तर पर भी ठीक दिखी मुझे, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना। हरदा में क्या व्यवस्था होना चाहिए? हरदा में देखिए, मैं आपको बताऊं कि हरदा एक ऐसा स्थान है, देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो कहूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय हुआ क्यों नहीं है? इस पर पहले तो देखने की यहाँ क्या होना चाहिए, आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। हरदा में ऐसे स्पॉट है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ले जा सकते हैं। आपने शायद सुना होगा कि ओशो रजनीश का पैतृक स्थल हरदा जिला है। पैतृक जो जिला है वो हरदा है। कुछ लोग कहते हैं कि कुचवाड़ा ग्राम है उनका, वहां पर उनका जन्म हुआ था, उनके नाना के होंगे, उनके पिता हरदा की टिमरनी के थे। तो उनके पैतृक स्थल को आप यदि टूरिस्ट स्पॉट बना दें या धार्मिक स्थल उनको उसको बना दें तो हरदा को बहुत आय प्राप्त हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ओशो रजनीश की जो छवि है पूरी दुनिया में बहुत बड़ी छवि है। अमेरिका तक उनके सन्यासी हैं, दुनिया के आधे से ज़्यादा देश उनको फॉलो करते हैं, और उनका जो पुणे में स्थान है वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। वहाँ पे हर साल 4000 करोड़ की आमदनी उनकी होती है, पुणे का उनका जो स्थल है उसकी। तो हरदा में उनका पैतृक स्थल है, यहाँ पे भी रहे, उसमें भी आमदनी हो सकती है ना। यहाँ की सरकारें थोड़ा सा उल्टे सीधे काम की बजाय थोड़े से ढंग के काम करें तो जरूर अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे बहुत 3-4 स्पॉट मुझे ऐसे देखने को मिले जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है ना। यहाँ पे व्यापार की भी बहुत संभावना है, यहाँ पे ऐसी फसलें भी है, हाँ यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। और भी पर्यटन स्थल सर, यहाँ पे नदियों के जो किनारे हैं उनको आप यदि थोड़ा सा सुंदर वटी के रूप में बना दें तो वहां पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय पर्यटन तो आएगा ही आएगा, आसपास का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवसर बहुत है, और खासतौर पे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा अवसर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मैं एक बात बताऊँ, ये भूमि ऐसी भूमि है कि यहाँ पर यदि आप औषधि उत्पादन करें, आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे अपने हरदा में नागर मोथा खरपतवार पैदा होता है, उससे हार्ट की दवाइयाँ बनती है, किसान फेंक देता है उसको, उसकी जानकारी नहीं है किसान को। कृषि मंत्री का दायित्व है कि यहाँ पर उस नागर मोथा को किसान जो है दवाई उत्पादक कंपनियों तक पहुँचाए, उसका पूरा मैकेनिज्म बनाए। इस तरह के यहाँ पे अवसर है, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। बस वो किसान में बेचारे गेहूं सोयाबीन चने उन्हीं में लगे हुए हैं। सुगंध की जगह है, तुलसी की जगह है, बहुत सारी चीजें। तुलसी का बहुत कम खर्च है, लागत बहुत कम खर्च, उत्पादन हो जाता है। कृषि में भी क्रांति आ सकती है इस क्षेत्र में, क्योंकि भूमि नरसिंहपुर से लेके हरदा तक की जो भूमि है, ये मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश की सबसे जबरदस्त भूमि है। यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ अब जब औषधियों के अनुसार कृषि होगी, उद्योगों के अनुसार कृषि होगी, तो उद्योग भी पनपेंगे, व्यापार भी पनपेगा। आज हरदा में व्यापार खत्म हो चुका है सर। हरदा में कोई धंधा करता है उसके पास उसका धंधा चलता ही नहीं, ठप है पूरा। वही व्यापारी, वही युवक यदि इंदौर जाके कारोबार करता है तो वो बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, और हरदा में बिल्कुल ठप हो जाता है। तो ये जो स्थिति बनती है, ये इसका मेन कारण है कि यहाँ जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है, लोगों ने जिनको चुना है, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है, इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। विकास यात्रा निकल रही है, विकास कितना किया है? विकास तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र जैन साहब की होटल है, उसका विकास बहुत अच्छा हुआ है। मंत्री जी का बंगला जो है उसका अच्छा विकास है। बाकी तो मुझे कहीं विकास दिखाई नहीं देता है ना। आप जरा धरातल दिखाएं तो यहाँ पर सर सड़कों में ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि एक व्यक्ति लेट जाए तो शायद लेवलिंग हो जाए उसके ऊपर ही। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए, शिक्षा है, बेरोजगार है। सर देखिए, शिक्षा क्षेत्र में यदि कुछ अच्छा करना हो, क्रांतिकारी कार्य करना हो, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और उसमें लागत भी कम आती है। जैसे हरदा में मेरे हिसाब से यदि हरदा में रोजगार बढ़ाने हैं, बेरोजगार लोगों को अच्छी आमदनी को कमा सकें, उसके लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर खोलने, तो आप विदेश व्यापार ट्रेनिंग सेंटर खोलें। विदेश व्यापार में मात्र 15,000 रुपए की लागत में लाइसेंस बन जाते हैं। एक्सिम बैंक इनकी होती है, विदेश व्यापार करने वालों की। एक्सिम बैंक जो सरकार की तरफ से होती है, 1% ब्याज पर पैसा देती है सर। 10 लाख रुपए से 100 करोड़ तक का ऋण दे देती है। काम करने वाले होने चाहिए, यहाँ पे कई लोगों ने किया भी है सर। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। ये तो नहीं वो फालतू चीजों में लगे रहते हैं सर।
मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। दुनिया देखो सर बहुत तेजी से आगे तरक्की कर रही है और मेरा हरदा शहर जो है पीछे जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं राजनीति में आया। एक दूसरा प्रश्न है जिस पर आपका बवाल मचा था, हरदा खिड़का मार्ग, उस पर जैसा क्या दिखा कि इसको पूरा बवाल मच गया, आपको जेल जाना तक पड़ेगा, मतलब क्या कुछ रहा उसमें, आपने क्या देखा था उसमें? सर वास्तव में क्या है, हरदा खिड़किया मार्ग आप भी देख रहे हैं क्या क्या हुआ है उसमें। 9 करोड़ 73 लाख रुपए पास हुआ, 9 करोड़ 73 लाख रुपए पास हुआ तो 70-80 लाख में इन्होंने गड्ढे भर दिए, डामर के टाके लगा दिए और बात खत्म कर दी थी। आप ये समझो मैंने बहुत बवाल मचाया, जिला कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में उनसे बहस भी की मैंने, और मैंने बहुत सारे वीडियो जारी किए, और बीच में कुछ एक्सीडेंट हुए थे उसके वीडियो भी मैंने लोगों के बीच में भेजे कि देखो ऐसी स्थिति बन रही है। तो कृषि मंत्री जी को और उनके जो सबॉर्डिनेट प्रशासक हैं उन लोगों को जो है उसका पैसा जो है वो खा नहीं सके, उसको वो पैसा निकालना पड़ा और डामरीकरण करवाना पड़ गया, मजबूर हो गए। तो इस वजह से क्या ये तिलमिला है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको राजनीति से पूरी तरह से हटा ही दिया। क्या आपके बवाल के बाद भी डामरीकरण हो पाया? हाँ, ये नहीं, मैंने वीडियो जो बनाया और बहुत सारे वीडियोस जारी किए, बहुत सारे ऑफिसों में गया, दफ्तरों में गया, और तब मैंने इस तरह के बवाल की, तब जाके मजबूर हुए और इनको डामरीकरण करना पड़ा। पहले उनका नियम क्या था कि गड्ढे भरना है, ये तो यही सोच के बैठे थे क्योंकि बहुत दिनों से वो गड्ढे वड्ढे भर के उन्होंने काम खत्म कर दिया था, है ना। और ये मेरे पीछे भी इसीलिए पड़े क्योंकि मैं इस चीज को लेकर उनका विरोध कर रहा था। मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये तो वही हमारे समाज के हैं, दूर से कहीं रिश्ते में भी लगते हैं, है ना। मैं उनसे दुश्मनी क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है रोज लोग जो मर रहे थे वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं उनके विरोध में उतर गया। क्या ऐसी बात था जेल जाना पड़ा आपको? हाँ, ये एक कारण था। एक मेन कारण ये भी था कि उसके एक दिन पहले मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई जिसमें माननीय मंत्री जी किसी से बात चल रही थी, उनकी काफी तीखी बहस चल रही थी, काफी चिल्ला रहे थे, किसी से पैसे लेन देन की बात थी, शायद हो सकता है कि कुछ कमीशन वगैरह मांग रहे होंगे किसी ठेकेदार से, तो ऐसा कुछ था। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास रात के 11 बजे आई और मैंने थोड़ी सी गलती ये कर दी कि मैंने सुदीप पटेल से मेरी चीटिंग हुआ करती, मैंने उनको एक लिख दिया कि कल बवंडर मचने वाला है। तो अगले दिन ही पुलिस जो है मेरे लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, और सबसे आते ही सबसे पहले उन्होंने मेरा फोन चुराया, क्योंकि उन्होंने जो प्रकरण लिखा है उसमें फोन का कोई लेना देना नहीं, फिर बाद में फोन का उन्होंने अलग प्रकरण बनाया। धारा कौन सी लगी? देखिए, इन्होंने पहले तो 151 बनाई, वो भी फर्जी केस है पूरी तरह से, क्योंकि मेरे घर के बाहर CCTV कैमरा लगा है ना। मैं घर कब आया कब गया, मस्जिद तक व्यू आता है पूरा, मस्जिद तक गए नहीं, ऐसी कोई घटना घटी नहीं जिसके ऊपर उन्होंने 151 बनाई पहले। फिर बाद में 153 AD भी बना दी, जो दंगे फसाद कराने वगैरह की जैसी धाराएं हैं, धार्मिक स्थल पर पता नहीं क्या क्या धाराएं उन्होंने लगाई, 295 भी लगा दी। वो ऐसी कोई घटना घटी नहीं, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है। कोर्ट में फिर बात करूंगा उनसे। कोर्ट जाओ उसके लगे? बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। और यहाँ जो इनके थाना प्रभारी हैं राजेश साहू जी, जो इनके लिए फर्जी केस बनाते हैं, इनके राजनीतिक विरोधियों को हटाने के लिए फर्जी केस बनाते हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करवाऊंगा। मुझे मेरे शहर में इस तरह के पुलिस वाले नहीं होना चाहिए। बाद में मुझे ये भी पता चला कि उनके ऊपर फर्जी केस लिखने के 35 केस चल रहे हैं थाना प्रभारी राजेश साहू जी के खिलाफ, और उनके और बहुत सारी कार्रवाई। उनकी कुछ दिनों पहले एक रिकॉर्डिंग भी लोगों के बीच पहुंची थी जिसमें वो एक किसी से 35,000 रुपये लेके केस लिखने की बात कर रहे थे या कुछ रफा दफा करने की बात कर रहे थे, वो भी जारी हुई, पूरे शहर में उसकी चर्चा फैली है। तो वो तो है ही है। मैं सबको मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह के लोगों को जिम्मेदारी कैसे दे देते हैं यहाँ पे। तो इसके विरुद्ध मैं जरूर जेल में क्या कुछ रहा 4-5 दिन आपका? सर मैं आपको सही बात बताऊँ कि मुझे जब इन्होंने पकड़ लिया तो एक इनके पुलिसकर्मी ही थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा संभल कर रहना, आपको जेल भिजवाएंगे और वहाँ पर मरवाने का पूरा इनका प्लान है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। मैं थोड़ा निर्भीक टाइप का व्यक्ति हूँ, इससे कुछ ज़्यादा डरा नहीं, उनका जो होगा देखा जाए। जेल में गया तो जेल अधीक्षक साहब को भी शायद पहले से पता होगा, भगवान जाने क्या है, उनको किसी ने सूचना दी होगी किसके साथ में दुर्घटना घट सकती है, तो उन्होंने मुझे फिर अलग सेल में रखवा दिया। वहाँ भी इनके शूटर बैठे थे, वहाँ तक भी उनकी अप्रोच गई, है ना। तो एक दिन मेरे ऊपर एक लड़के ने ब्लेड मारने का प्रयास किया, मैं नहा रहा था, मेरे ऊपर ब्लेड से हमला करने का प्रयास किया, तो मैंने देख लिया, एकदम से खड़ा होकर उसको धक्का देके बच गया। फिर सिपाही ने उसको पकड़ लिया था वहाँ पे। ये ऐसी इनका प्रयास था। ये हम लोगों को पहले से ही खबर थी, मुझे जब पहले से ही बोल रहे थे कि इनका मरवाने का मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्लान था।
और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले शमीम मोदी इनके खिलाफ उतरी थी तो उनको इन्होंने बीच बाजार में 50 चाकू मरवाए। तो इन लोगों से हम कोई ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते, ये इस तरह की हरकत ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इन लोगों के लिए। आपको जारी भरना पड़ा था जमानत के लिए एटीएम चक्कर? हाँ, ये आप सोचिए ना कि एक 151 में किसी को 24 घंटे ज़्यादा नहीं रखते और मुझे 6 दिन उन्होंने रख दिया, तो ये तो ये समझिए कि जो एसडीएम महोदया हैं उन्होंने जो शपथ ली है संविधान की उसके विपरीत वो गई हैं, तो ये शर्मनाक है। उनको भी इसके आधार पर कुछ ना कुछ उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चुनाव बाद में हम जरूर जो है उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब व्यक्ति को क्यों और लगाते हो आप? देखिए, व्यक्तिगत मुद्दे क्यों बोलते हो? मेरी बात एक बात सुनिए, मैं कहता हूँ भाजपा भी अच्छी पार्टी है, कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, आम आदमी भी अच्छी पार्टी, सभी अच्छी पार्टी है। पार्टी मतलब एक समूह है, संगठन है, उसमें बहुत से अच्छे भी लोग होते हैं। अब मैं हरदा की पूरी भाजपा को आरोप लगाऊं कि इसमें तो बहुत से अच्छे लोग भी बैठे हैं, उन पर मैं क्यों आरोप लगाऊं? मैं उनके संगठन पर क्यों आरोप लगाऊं? क्योंकि इस संगठन के लिए बहुत लोगों ने काम किया है, आरएसएस के स्वयंसेवकों ने काम किया है, प्रचारकों ने काम किया, अपना जीवन दे दिया उन प्रचारकों ने, तब जाकर वो संगठन तैयार हुआ। अब यहाँ कुछ चोर टाइप के लोग, चोर चिक्के टाइप के लोग आके भाजपा में ऊपर काबिज हो गए और वो सभी को अपने माथक बना दिया, उन्होंने बाकी सबको शक्ति शून्य कर दिया है। तो मैं उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। और मैंने जिन व्यक्तियों को वोट दिया है वो मेरे पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस पर आरोप लगा रहा हूँ, तो किसी एंगल से गलत नहीं है। मैंने पार्टी देख के वोट थोड़ी दिया था। आप चोर चोर कैसे बोलेंगे आप? देखिए सर, किसी को ऐसे शब्द किसी को व्यक्तिगत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो जनता का धन खा रहा है, जो लोगों का पैसा जो है बर्बाद कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, वास्तव में मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि यहाँ इस जिले में जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई है वो लोग यहाँ पर काम होने नहीं देते हैं। क्योंकि वित्त आयोग ने 1900 करोड़ रुपए की अनुशंसा कर रखी है हरदा के लिए कि इतना बजट हरदा को दिया जा सकता है यदि प्रोजेक्ट ले जाएं, फाइलें तैयार हों, ठेके दिए जाएं। तो यहाँ तो ये हाल है कि कोई ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार को पहले कमीशन देना पड़ता है ना। तो जब कमीशन देना पड़ता है तो ठेकेदार भी बचने लग गए हैं, उनको भी लाभ होता नहीं, प्रॉफिट होता नहीं है, वो भी परेशान है। इसलिए हरदा में बहुत से प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। कई प्रोजेक्ट तो ऐसे ही जिनके पैसे आ गए फिर भी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े, बड़ी विडंबना की बात है। क्या आप चुनाव सुनना चाहते हैं इस बार विधानसभा में? देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ा, अब देखा जाएगा पार्टी किसको कमान देती है, पार्टी किसको टिकट। हमारी पार्टी की बहुत अच्छी खास बात है कि यहाँ टिकट को लेकर लड़ाई नहीं। यहाँ ऐसा है कि जो व्यक्ति संगठन के लिए जितना ज्यादा काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। मैं यदि संगठन के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा, मैं लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय रहूंगा, तो ऑब्वियसली बात है पार्टी मुझे टिकट देगी। हमारी पार्टी में ना तो कोई पैसे लेकर टिकट मिलता है, ना पहले कोई चुनाव लड़ा उसको ही टिकट देंगे, यहाँ जो नेताओं से साठगांठ बना के रखता है उसको टिकट देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, है ना। तो मैं ऐसे कोई प्रयास करता भी नहीं हूँ, ना मैं कोई दिल्ली जाता हूँ, ना मैं कोई भोपाल जाता हूँ, मैं किसी से मिलता जुलता नहीं। सीधी सी बात है, उनका फंडा क्लियर है कि जो सबसे ज्यादा संगठन बनाएगा, संगठन में लोगों को जोड़ेगा और जो ज्यादा लोकहित की बात करेगा, जो यहाँ के मुद्दों को समझेगा, उसी को हम टिकट देंगे। तो इसी बात इस आधार पे अभी तो हरदा में क्या विकास करना चाहते हैं आप? मैंने आपको पहले बताया कि हरदा में विकास के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है मैंने सोच रखे हैं। सबसे पहली बात तो मैं जो है यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की जरूरत जो है महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे हिसाब से कोल्ड स्टोरेज रहे तो हमारे हरदा में जो लहसुन प्याज के भाव हैं या जो भी स्थिति पैदा होती है, जो यहाँ पे बागवानी फसलें करते हैं, उनके भाव एक मौसमी रूप से जो गिरते हैं कभी गिरेंगे। तो मेरी प्राथमिकता में पहला है कि यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज करना चाहिए। दूसरा, हरदा में बागवानी फसलों को और ज़्यादा बढ़ावा मिले तो उसके लिए एक मेगा फूड पार्क भी होना चाहिए। और ये ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट नहीं होते, फिर मेगा फूड पार्क थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज 4 से 5 करोड़ की लागत में बन जाता है। हरदा में उसकी बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पर हरदा में खासतौर पर मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, रोबोटिक्स
इस तरह की चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। आज यदि युवक नहीं सीखेंगे तो ये भी युवक कल को किसी पार्टियों का झंडा उठाते घूमेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में खास तौर पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ इसलिए मैं आवश्यकता को समझता भी हूँ। दूसरा, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बुरी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये भी पता है कि वित्त आयोग ने हरदा जिले के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पे 300 करोड़ रुपए की अनुशंसा कर रखी है। इतना बड़ा बजट दे रखा है, कुछ काम करें तो दे देंगे, वो तो पैसे वहाँ से पहुँचा देंगे, अनुशंसा में हो चुकी है। तो ये चाहे तो काम कर सकते हैं, मतलब यदि अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी करें ताकि लोगों को इंदौर भागना ना पड़े इमरजेंसी की स्थिति में, तो मैं कुछ ऐसा प्रकरण नहीं करूँगा कि लोगों को नहीं जाना पड़ेगा आसपास। तो क्या कृषि मंत्री जी कोल्ड स्टोरेज नहीं बना पाएगा? हाँ, ये मैं उनकी असफलता मानूंगा। और वास्तव में आपको एक बात कहूँ कि कृषि मंत्रालय का जो बजट है, मैंने सुना है जहाँ तक कि 16,000 करोड़ का बजट है। एक जिले में यदि आप एक कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो 4 से 5 करोड़ की लागत आती है। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में आप बनाते हैं तो करीब 250 करोड़ की लागत आती है। किसानों की एक बड़ी समस्या खत्म हो सकती है कि उनकी मौसमी रूप से उनकी जो फसलों के भाव जो गिरते हैं, है ना, कभी जैसे अभी लहसुन के भाव बहुत बुरी तरह से गिर गए, किसान बर्बाद हो गए। टमाटर 5 रुपए किलो। हाँ, तो वो जो स्थिति पैदा होती है वो कभी होगी नहीं, क्योंकि भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को देख लो, उन्होंने बहुत कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश में पता नहीं ये इन लोगों को बैठा दिया है कि इस तरह के काम करें, तो जो असली काम करना चाहिए करने में तो समझ में नहीं आती कि 16,000 करोड़ का उपयोग क्या करते हैं। 250 करोड़ में पूरे मध्य प्रदेश में एक जिले में कोल्ड स्टोरेज हो सकता है। लहसुन, प्याज, टमाटर इनके भाव गिरेंगे, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। वो जो उचित काम है वो नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे उल्टे काम कर रहे हैं। वो रैली निकालेंगे, वो उत्सव करेंगे, उनका दिन भर यही काम है। ये उद्घाटन करेंगे, वो उद्घाटन करेंगे, निर्माण कुछ नहीं करेंगे, उद्घाटन पूरे करेंगे। तो कृषि मंत्री जी की नीति सही नहीं है। अभी परफॉर्मेंस रैली था, एक व्यक्ति ने 5 एकड़ मिर्ची लगा रखी, लेकिन रो रहा किसान, यानी खर्चा और कोई फसल का मूल्य नहीं मिल रहा उसको। आपको मैं एक बात कहूँ, आप यदि चीन की अर्थव्यवस्था देखें तो चीन ने अपने प्रशासन के 2 भाग कर दिए। एक प्रशासन जो नियंत्रण करता है, एक दूसरा प्रशासन जो लोगों की मदद करता है। लोगों की मदद करने वाला जो प्रशासन है वो क्या करता है कि यदि कोई व्यापारिक रूप से या बिजनेस में या उद्योग में या कृषि में कोई घाटे में जा रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उसको लूटने के लिए, उसका पैसा झपटने के लिए सारे विभाग पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जब परेशानी में होता है तो उसका सहयोग करने के लिए कोई नहीं होता है। और यदि हरदा में कोल्ड स्टोरेज वगैरह बन जाए तो मेरे हिसाब से जो किसानों की दुर्गति हो रही है बागवानी में वो नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है, हरदा जिला आदिवासी अंचल है, उनके लिए क्या कुछ योजना बना रखी है आपने? देखिए, आदिवासियों के जो काम है, उनके जो परंपरागत व्यवसाय है, उनको मुझे लगता है ब्रांडिंग और लेबलिंग की आवश्यकता होती है। तो जो भी परंपरागत चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकें, उसके लिए पूरा एक बाजार परिपूरक एक व्यवस्था होना चाहिए। तो वो यदि हो तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। और आप जो हमने क्या है कि हमारे ट्रेडिशनल व्यवसाय को ठीक से समझा ही नहीं है। हमारे ट्रेडिशनल व्यवसाय जो हमारे लोग कर रहे हैं उसको हमने ठीक से बुलाया नहीं। तो उसकी वजह से क्या है कि सभी आज भी गरीबी की स्थिति बनी हुई। दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। दुनिया की जैसे कि एग्जाम्पल ले, हमारे गांव में छुआछी होती है, चमार बोला जाता है, लेकिन वही एक जूता लेने जाओ तो 5-10 हज़ार का मिलता है। तो वो जूता सबसे अच्छी तरीके में चमार बना सकता है हमारे गांव का, लेकिन उसको चमार बोल दिया। तो आप सही कह रहे हैं सर। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं। जैसे जातिगत रूप से मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ परंपरागत रूप से उनको चमार बोलकर अपमानित किया गया है। एक चीज और चमार बोलकर उनको अपमानित किया गया है। अमेरिका में वही व्यक्ति अपने गर्व से पूरा बोलता है, आई एम फला रॉबर्ट शूमैन, वो ऐसा बोलता है। तो यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व, वहाँ की संस्कृति में बड़ा अंतर है। यहाँ पर किसी काम को लेकर किसी समाज का नाम घृणित नहीं होना चाहिए। मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। मतलब मैं कहूँ कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए समाज में कि कोई गर्व से कहे कि मैं चमार। वो सबसे बड़ा व्यापार हो सकता है यदि हमारा गांव का भाई यदि कुछ समय के लिए वो काम कर रहा हो। आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, इस पर मैंने गहरी बात ये कहे कि हमारा जो देश है सोने की चिड़िया क्यों था। पहली बात तो यहाँ पे सोना बहुत पैदा नहीं होता था, या बात समझ में, यहाँ सोना नहीं पैदा होता था, फिर भी सोने की चिड़िया था।
वजह ये कि सर यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा विकसित था, इतना ज्यादा उत्पादन होता था कि विदेशों में माल बिकता था। हमारे यहाँ के जूते विदेशों में बिकते थे। हमारे यहाँ गाँव गाँव में जूता बनाने वाले व्यवसायी थे, हमारे चर्मकार थे, वो बनाते थे और विश्व में उनका माल बिकता था। और विश्व में वहां जब हम माल बेचते थे तो उसके बदले में उसमें डॉलर वगैरह कुछ चलता नहीं था, तो सोना चलता था, तो सोना हमारे देश में बहुत आता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या है कि एक ऐसी नीति खेली कि इन लोगों को ठप कर दिया। अंग्रेज भी कोई ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन आजादी के बाद में जो यहाँ पर व्यवस्था चली उसमें हमारा परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जो हमारे चर्मकार है वो जो जूते बनाता था, वही जूते आज शोरूमों में लगे हुए हैं और जो आज वो करोड़पति है। हाँ, वो करोड़पति है, करोड़पति हो गए। हमारे यहाँ का जो चर्मकार है वो ठप हो गया। हमारे कारीगर को आप देखें, हमारे गांव में आजकल हमारे क्षेत्र में कारीगर बहुत सारे हैं, विश्वकर्मा समाज के बहुत सारे लोग हैं। अभी विश्वकर्मा समाज के लोग जो है उनको जो कला आती है वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर काम करने की, वो किसको बढ़िया बेमिसाल है, वो बेमिसाल है। उस कला का उद्योग स्थापित किया जाए, उनका एक मार्केट बनाया जाए, उनकी ब्रांडिंग की जाए, उनको एक संगठित किया जाए, तो सर ये विश्वकर्मा समाज के लोग करोड़ों रुपए छाप सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं अपनी कला के दम पर। क्योंकि सर आप इंदौर, भोपाल या दिल्ली जाकर देखिए, लकड़ी की नक्काशी की हुई सामग्रियां होती हैं तो बहुत महंगी बिकती है, लेकिन हमारे यहाँ के कलाकार ठप हो गए क्योंकि इनके लिए काम नहीं किया। ऊपर ऊपर हवाई में विकास चल रहा है यहाँ पे। तो मैं इनको लेकर चिंतित हूँ, और यदि मुझे कभी जिम्मेदारी मिली तो मैं ऐसे ही काम करूंगा कि जो यहाँ पे जो चर्मकार हैं उनको एक ब्रांडिंग मिले, लेबलिंग मिले। जैसे आप दिल्ली में देखते होंगे एक श्री लेदर करके ब्रांड चलता है। तो श्री लेदर क्या करता है कि जो उत्तर भारत के जो चर्मकार हैं उनसे एक जूता जो बनवाता है उसको ब्रांडिंग देता है, एक लेबल देता है, एक मार्केट देता है। तो उसमें चर्मकार लोग भी बहुत पैसे कमाए हैं, चर्मकारों ने भी, और श्री लेदर भी बहुत बड़ा ब्रांड है उत्तर भारत में। तो इस तरह का मैं मध्य प्रदेश में भी काम करना चाहता हूँ, खासतौर पे अपने हरदा की जिम्मेदारी यदि मिलेगी तो मैं हरदा में इस तरह का काम करना चाहूँगा। और पिछली बार बताया जाए कि जो हम नाई बोलते हैं, जो सबसे पहले जो होती थी, इसको जो बोलते हैं हम चमड़ी लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक बार शब्द बोलना हूँ, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी का काम पहले नाई करते थे, और आज वो ओबीसी में हो गया। मैं आपको एक बात बताऊँ साहब, देखो क्या है, भारत की शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पे शिक्षा में अवसर का ज्ञान लोगों को नहीं दिया। हमने जो शिक्षा दी है वो बहुत ही बेहुदा शिक्षा दी है। बच्चा 12वीं तक पढ़ता है, 12वीं तक 15 साल अपने स्कूल में खर्च करता है, खराब करता है, और उसको रिटर्न में उसकी यह हालत हो जाती है कि उसको 5,000 रुपये की नौकरी भी नहीं मिलती है। और यदि आप इनको अवसर का ज्ञान दें तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जैसे आप नाई की बात कर रहे हैं, मैं देखो वास्तव बताऊं कि इनकी कनाडा में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, यूरोपीय देशों में बहुत डिमांड है, और वहाँ पर वो लाखों में छापते हैं। मसाज को लेकर, हाँ, मसाज हो या बाल कटिंग करना भी हो, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ की जो परंपरागत रूप से नाई समाज के लोग जो कला सीखे हैं, वैसी कला यूरोपीय देशों में किसी को नहीं आती है, और उस कला के आधार पर वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बात ये कि ना तो उनको वैसी शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर कितने अवसर हैं इसके बारे में हमारी लीडरशिप नहीं बता रही, सरकार नहीं बता रही, उनको कहाँ से पता चलेगा। तो ऐसे में वो भी छोटी मोटी दुकान लेकर बैठे, मतलब बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, वो है, हो नहीं रहा। आपने प्रश्न उठाया था आदिवासियों के लिए, वो लोन के लिए गाड़ियां मिलती हैं, वो क्या था पूरा सर? लोडिंग गाड़ी वाली क्या है? मध्य प्रदेश सरकार एक प्रबंध योजना चलाती है जिसमें ऐसा है कि जो SC/ST के बेरोजगार युवक हैं उनको हर साल जो है करीब हरदा जिले को जैसे टारगेट मिला कि 400 यात्री वाहन, जो छोटे यात्री वाहन होते हैं, छोटा हाथी या टेम्पो जिसको बोलते हैं, ये 400 वाहन बांटने का प्रावधान है हरदा के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बांटा गया, उसके पैसे मुझे लगता है कि नेतागणों ने खाली है। वो सोचते हैं कि चुनाव टाइम तो उसी पैसे को हम SC/ST वालों को दारू और पैसे बांट देंगे और इनको वोट दे देंगे, ऐसी उनकी धारणा है। तो ऐसे काम चल रहा है। तो मैं तो इस तरह के बदलाव चाहता हूँ। आदिवासी समाज के SC/ST वालों को एकजुटता दिखानी चाहिए, उनके हक का जो पैसा आया है वो उसके लिए उन्हें आंदोलन करना चाहिए। देश का कैसे होना चाहिए, देश की राजनीति कैसे होना चाहिए? देखिए, देश की राजनीति तो मैं कहूँ कि
आर्थिक विकास को केंद्रित होकर होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, राजनीति में मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता और आज के युद्ध को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जो बेरोजगार युद्ध बैठा है उनको इंटरेस्ट आता होगा, लेकिन जो विकास चाहता है, जिसके अंदर कुछ महत्वाकांक्षा है, उसमें इस तरह की राजनीति बोकस लगती है। तो आर्थिक विकास को लेकर होना चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बताऊं कि भारत में इतना पोटेंशियल है कि हम पूरी दुनिया को रोजगार दे रहे हैं, दुनिया हमसे रोजगार ले रही है और हम बेरोजगार बैठे हैं। तो ये इस पर बात होनी चाहिए, तो वो हो नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं कि 2035 तक का जो कार्यकाल है भारत के लिए एक स्वर्णिम कार्यकाल है। इसमें हमने यदि तरक्की कर ली तो आप समझिए कि पूरे संसार पर हम राज करेंगे, पूरी दुनिया में नंबर 1 होकर बैठेंगे। और हम इस तरह की धर्म और उठपटांग टाइप की राजनीति में लगे रहे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे सर। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। यही साफ सुथरी राजनीति करने के लिए केजरीवाल जी भी आते हैं, बोल रहे थे हम मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, विपक्ष हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन सब कुछ कर रहे, उसमें क्या बोलना फिर आपको? सब स्वच्छ राजनीति के लिए आज हो तो सब कुछ ले लिया, कांग्रेस से हाथ तक मिला केजरीवाल। मेरी बात समझिए कि आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ अरविंद केजरीवाल, मैं उनका वकील नहीं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य भी नहीं। मैंने उनकी पार्टी को चुना क्योंकि मुझे पार्टी की छवि काफ़ी अच्छी दिखी, उनमें किसी तरह की गंदगी जो है नहीं दिखी, इसलिए मैंने उनकी पार्टी को चुना है। वो पार्टी एक संगठन है और एक पार्टी में बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत से लोग बुरे भी होते हैं। इन सबके उत्तर तो शीर्ष की बात हो रही है, तो शीर्ष की बात हो रही है। शीर्ष तो मैं ना तो मुझे मोदी जी से कोई मतलब है ना मुझे केजरीवाल जी से। वो उनका काम बखूबी अच्छा कर रहे हैं, चलिए वो राष्ट्रीय स्तर पर बैठे। मुझे तो मेरे स्थानीय स्तर पर समझना है, मुझे मेरे लोकल में समझना है कि मेरे यहाँ कैसी व्यवस्था है, मेरे हरदा जिले में क्या व्यवस्था है। मैं अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बात करने जाऊँ और मेरे यहाँ पे हालात खराब है तो ये मुझे लगता है कि उचित बात होगी, है ना। देखो एक कहानी है सर, मैं आपको वास्तव में सुनाना चाहूँगा आपके चैनल पे कि एक बार क्या हुआ कि एक ग्रह नक्षत्र का जानकार एक मार्ग से जा रहा था, रात में तारों की गणना करते हुए जाता था। रास्ते में गड्ढा आया और गड्ढा काफी गहरा था, उसमें गिर गया, निकल नहीं पा रहा था। पास में से अम्मा जी गुजरी, उन्होंने उसको परेशान देखकर उस गड्ढे से बाहर निकाला। उस व्यक्ति ने धन्यवाद दिया जो ग्रह नक्षत्र का जानकार था। तो उसने धन्यवाद दिया और ये कहा कि अम्मा जी मैं ग्रह नक्षत्र का बहुत अच्छा जानकार हूँ, आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास जरूर आना, मैं आपको निःशुल्क जो है सेवा दूंगा। तो अम्मा जी ने ये कहा कि बेटा जिसको जमीन के गड्ढे नहीं दिखते हैं उसके ग्रह नक्षत्र पर क्या भरोसा करें। ये बात बहुत, ये कहानी जो है ये बड़ी प्रेरणादायक है। मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करने की बजाय मुझे स्थानीय राजनीति की बात करना चाहिए। देखो मैं यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और राष्ट्रीय राजनीति को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आज जो आवश्यकता है वो मुझे अपने स्थानीय स्तर पर अच्छा हो जाए, इसकी मुझे बात करनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में विपक्ष मजबूत है? मध्य प्रदेश में विपक्ष भी मजबूत नहीं है ये मैं कहूँगा, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत होता तो सत्ता पक्ष धांधलियां नहीं करता था। सत्ता पक्ष ने पिछले 15 साल में से शुरू के 5 साल बहुत अच्छे काम किए और बाद में उन्होंने केवल धांधलियां की और एक बार इनकी सरकार गिर गई और फिर खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद में उसे गोबर कर दिया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, क्योंकि जो विपक्ष है उसमें भी क्या है कि बड़े पुराने बुजुर्ग टाइप के नेता हैं, उनको करंट मुद्दों की समझ नहीं है, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, डिबेट भी करते हैं जैसे बकवास और बोगस मुद्दे पे करते हैं कि उसका कोई लोगों को लाभ नहीं मिलता है। तो विपक्ष वाकई में मजबूत नहीं। 1-2 लीडर अच्छे हैं, जैसे जीतू पटवारी जी बहुत अच्छे हैं, इस तरह के लोग हैं। अब आम आदमी पार्टी आई है, विपक्ष आपको मजबूत दिखेगा, आप दिखाते हैं ना आपको विपक्ष कैसा होता है। बात मजबूती की हो रही है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो कर्जदार व्यक्ति है, जैसे आप कर्जदार हो तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको अधिक तक नहीं दे पाओगे, आप कम दोगे। आपने आप कर्जदार हो, लेकिन अभी हुआ क्या, अभी पिछले 1 महीने से
जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसकी सैलरी बढ़ गई है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष अभी 25 जनवरी को अभी एक घोषणा हुई है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए, और वो राज्य मंत्री के दर्जा का व्यक्ति। तो कितना पैसा लुटाया, मतलब कर्जदार भी और ये भी, तो कौन विपक्ष उसका मुद्दा नहीं उठाया, विपक्ष ने उसका मुद्दा नहीं उठाया। उसको 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 समझ नहीं है विपक्ष को मुझे लगता है इसकी समझ नहीं है। अब जो विपक्ष आया है उसको समझ भी होगी। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं कि इनको वेतन इनका बढ़ा है, ये जो कुर्सियों पर बैठे दिन भर एसी कमरे में बैठे रहते हैं उनका इन्होंने वेतन खूब बढ़ाया। और स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वास्तव में ग्राउंड पे, उनका वेतन नहीं बढ़ा। जैसे हमारे हरदा जिले में देखें तो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं जो उनका वेतन परमानेंट नहीं है, 6800 रुपये में सुबह 4 से लेकर शाम के 4 बजे तक काम करते हैं, उनको भी वेतन टाइम पे नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। वेतन तो उनका बढ़ाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी विडंबना कह सकते हैं कि आपने बिल्ली को ही दूध की रखवाली का काम दे दिया, मतलब सारा दूध बिल्ली पी जाएगी। हाँ, पूरा दूध बिल्ली। क्या हरदा का विपक्ष मजबूत है? हरदा में मेरे आने के बाद विपक्ष काफी मजबूत हुआ है। और जो विपक्ष पहले डरता था, FIR की राजनीति चलती है हरदा में, तो विपक्ष आवाज उठाए तो उसकी FIR हो जाती है, उसको जिला बदल करने का प्रयास होता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो मैं एक हिम्मत कर रहा हूँ कि विपक्ष मजबूत हो और जो विपक्ष है वो आगे भविष्य में सत्ता पक्ष हो जाए, ऐसी मेरी आकांक्षा है। तो क्या मतलब कांग्रेस डरती है FIR होने से, इसलिए नहीं आवाज उठा पाती? हरदा के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं उनमें बहुत सारे लोग डरते हैं और ऐसा होता भी है, उनको तो प्रताड़ित हो जाते हैं। तो वाकई में इसलिए भयभीत है और यहाँ पर भय का वातावरण बहुत लंबे समय से बना हुआ है। अभी एक चीज देखी है, आप तो कांग्रेस के वोट काटोगे, फिर भी आपका सपोर्ट कांग्रेस क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और जब ये बात चौराहे पे चल रही है, हरदा बेलियारों में चल रही है वाली बात। देखिए आपको एक बात बताऊं कि इस बार आम आदमी पार्टी हरदा में कांग्रेस का कम भाजपा का वोट ज्यादा काटेंगे, क्योंकि भाजपा का जो नेतृत्व है उन्होंने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया है। मैं गांव में जा रहा हूँ, गांव में मुझे सूचनाएं मिलती कि 25 साल से एक ही वादा कर रहे हैं, उसको आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो नीतिगत रूप से लोग इनसे बहुत नाराज हैं। तो भाजपा का वोट जो है बहुत ज्यादा कटेगा, कांग्रेस का कम कटेगा। ये आम आदमी पार्टी का हरदा में जो गणित है वो थोड़ा सा अपोजिट रहेगा, ये मैं आपको अभी दावे के साथ कह सकता हूँ। सबसे आखिरी प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है मध्य प्रदेश में और हरदा में? मैं हूँ, जब तक तो आम आदमी पार्टी का हरदा में भविष्य जो है वो ब्राइट ही होगा। मैं इसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, इसके लिए आवाज भी उठा रहा हूँ। और अभी हमारी मध्य प्रदेश इकाई पर ही आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय लेवल ने फोकस किया है। इस चुनाव में आपको उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और हमें ऐसा लगता है जो इनकी रणनीतियां हैं, जिन मुद्दों पर हमारी पार्टी फोकस कर रही है, उस आधार पर हम लोग बहुत मुझे लगता है ये चुनाव में हम भारी बहुमत लेकर आने वाले हैं। क्यों लेकर आने वाले हैं? क्योंकि हमारे मुद्दे बहुत हैवी हैं। हम जैसे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने घोषणा की है कि जितने संविदा शिक्षक हैं और संविदा कर्मी जितने भी हैं उन सबको हम परमानेंट करेंगे। तो इससे बहुत से लोगों को लाभ होगा, ये बहुत लंबे समय से मांग है। और खासतौर पे आम आदमी पार्टी किसानों को लेकर बहुत सजग है और किसान हित में कार्य करेगी। हमारा टारगेट है कि हम जो कृषि मशीनरियां हैं उनको जो है टैक्स फ्री करें और जो फसलों के भाव जो वास्तव में मिल नहीं रहे हैं उसको मिलना चाहिए, कम से कम 500 रुपये बोनस। और हमारी पार्टी का ऐसा टारगेट भी कुछ है, हमारे बीच में आपसी चर्चाएं चल रही हैं, उसको अभी आधिकारिक तो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि करीब ऐसा है कि 2-3 साल में उसको 500 रुपये और अधिक बोनस जो है बढ़ाने का इनका प्लान है। तो शायद इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा बहुमत मिलेगा। एक आखिरी प्रश्न और है, सारा देश कह रहा है, लोग कहते भी हैं कि फ्री की रेवड़ी क्यों बांटते केजरीवाल, सब कुछ फ्री क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। जो लोगों को फ्री बांट रहे हैं वो लोगों का ही पैसा है। बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है और वो टैक्स का पैसा यदि लोगों को ही लाभ दिया जा रहा है तो वो कुछ भी फ्री नहीं है। अच्छा एक बात बताइए आप कि ये तरह तरह की भाजपा में जो गैस टंकियां बांट रहे हैं ये भी तो फ्री है ना?
कुछ नहीं है। जो इसको फ्री ये कह रहे हैं ये गलत है। वजह यह है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी देना इस सरकार का दायित्व है। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बहुत फीस बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मजबूरी में वहां पढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शासन अच्छे से अपना काम नहीं कर पाया, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। आज स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है। मेरे खुद के गांव में, मैं कई बार मेरी लड़ाई हो चुकी है प्रशासनिक अधिकारियों से, मेरे गांव में बच्चों को ड्रेस नहीं पहुंची है। मेरे गांव के स्कूल का भवन जर्जर है। मैं लड़ के परेशान हूँ और ये पैसे खा के बिल्कुल डकार नहीं ले रहे सर। तो जो है इस पर मुझे बहुत चिंता आती है वाकई में। आपका ये जो चीजें हैं ये फ्री नहीं है, ये सरकार का दायित्व है। अब आपको मैं जैसे एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि हरदा में आपको यदि देखिए, आप एक बात समझिए कि मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। 13,000 मेगावाट पूरे मध्य प्रदेश में बिजली की खपत है और उत्पादन 22,000 मेगावाट है। मतलब 9,000 मेगावाट हम ज्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिजली नहीं, क्योंकि फीडर नहीं है। इस वजह से बार बार बिजली कटती है। किसान को रात में बिजली मिलती है, कड़ाके की ठंड में दिन में नहीं मिल पाती, क्योंकि फीडर की व्यवस्था नहीं। अब फीडर यदि आप यहाँ पे लगाएं तो हरदा जिले में कम से कम 130 करोड़ के फीडर की आवश्यकता है। उसकी राशि 130 करोड़ है। और आप यदि 240 करोड़ का सोलर प्लांट लगाते हैं तो हरदा जिला, पूरा हरदा जिला सोलर प्लांट से 25 साल के लिए निःशुल्क बिजली का लाभ लेगा और 24 घंटा बिजली का लाभ लेगा। किसान को भी फ्री में बिजली मिलेगी और लोगों को भी मिलेगी। अब लोगों के पैसे से ही बिजली बनाए और लोगों को ही फ्री दे दें तो कोई फ्री थोड़ी है, ये तो उन्हीं का पैसा। लोगों के पैसे से बिजली बनाई और उसको लोगों को ही शुल्क लेकर आप बिजली दे रहे हैं, तो ये तो आप घोटाला कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मतलब ये कौन सी बात होती है? मेरे पैसे से आपने कुछ निर्मित किया और मुझे ही आप उसको बेच रहे हैं शुल्क लेकर, ये तो सही बात नहीं। केजरीवाल जी की नीति मुझे सही लगी। और एक प्रश्न और उठता है, प्रश्न से निकलते हैं कि जैसे कि हमने एक कार खरीद ली, हमने पूरा टैक्स दिया, उसका लाइफ टाइम टैक्स दिया, और फिर टोल टैक्स क्यों? सही बात, इस पर मंथन होना चाहिए। अर्थशास्त्र के जो जनक थे एडम स्मिथ, मतलब टैक्स पे टैक्स। मेरी पूरी बात सुनिए। एडम स्मिथ जो कहते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 25% से ज्यादा यदि टैक्स की वसूली हो रही है तो उस अर्थव्यवस्था की कभी तरक्की नहीं हो सकती। और आज उसका पैमाना जो है वो 18% पे जा चुका है कि किसी भी स्थिति में लोगों से 18% से अधिक कर नहीं लेना चाहिए। यदि लेते हैं तो अर्थव्यवस्था तरक्की नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न देश होने के बावजूद भी विकास नहीं कर रहा है, तो उसका कारण है अति टैक्स। अब एक ट्रैक्टर जो होता है वास्तव में उसकी कीमत जो है कि बिल्कुल जीएसटी 0 से लेकर आखिर तक ना लगे तो उसकी कीमत अधिकतम 2 लाख रुपए हो सकती है, लेकिन किसान को 7 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये जो अति कर है उसमें क्या होता है, बहुत सारे किसान उस मशीनरी को खरीद नहीं पा रहे हैं। वो आज भी किराए के ट्रैक्टर लेके या इधर उधर से अपनी परेशानी है कुल मिला के। हार्वेस्टर 8 लाख में आता है, लेकिन वो 24 लाख में किसान को मिल रहा है। किसान किस्त भर के परेशान है, अपना मुनाफा पूरा किस्त में झोंक रहा है। और वो जो 8 लाख से जो 24 लाख तक कीमत में बढ़ोतरी हुई है वो कर की वजह से हुई है। और कर में मंत्री मजे कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी मजे कर रहे हैं, ये सब बहुत बुरी चीज है। मुझे लगता है कर में कमी करना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। और खासतौर पर यदि हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तो जरूर कृषि मशीनरियों में टैक्स देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी इसको लेकर काफी सजग है और चुनाव में इस चीज को मुद्दा बनाएगी। एक प्रश्न और है, सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हमारे भारत का चाणक्य बोलता था 10% से अधिक टैक्स लोगे तो जनता का खून चूसने बराबर है। दूसरा रामराज की बात, दूसरा एक रामराज की बात होती है। राम भगवान खुद स्वयं कहते थे, यदि जनता से पंचवटी में जब भरत जी मिलने आए थे, उन्होंने कहा अयोध्या चलो, साथ चलो अयोध्या, वहां आप खुद विराजो, हम आपके शासन में शासन करेंगे। तो राम भगवान बोला था कि रामराज के लिए राम की आवश्यकता नहीं है, राम की नीति की आवश्यकता है। तो राम ने ये नीति दी थी कि तुम जाओ, तुम मेरा शासन करो, और तुम यदि ये चीज करोगे तो रामराज होगा। तुम जनता से 10% से ऊपर टैक्स मत लेना, यदि टैक्स लोगे तो रामराज नहीं होगा। और एक प्रश्न और है, राम भगवान ने एक चीज और बोली थी कि तुम जाओ रामराज करो, लेकिन जो पैसा है
सरकार पे कम पैसा खर्च करना, जनता पे मतलब 20% पैसा सरकार पे खर्च करना, 80% पैसा जनता पे खर्च करना, तब राम राज्य होगा। अब राम राज्य की बात होती है, लेकिन अब होता क्या है, आज 70% जो धन है सत्ता खुद अपने पे खर्च करती है। मतलब मंत्री की तनख्वाह 1,80,000, मेरा मोबाइल है, आपका मोबाइल है, इसका बिल एक महीने का आता है, पूरा फुल नेट सब चलाओ 250-300, इनको 10,000 रुपये महीना मिलता है। क्यों मिलता है 10,000 रुपये महीना? किस चीज का पैसा हमारा है? वो हवाई यात्रा फ्री, बस यात्रा फ्री, गैस की टंकी तक फ्री। मतलब 1,80,000 रुपये लेने वाला व्यक्ति अपने जेब से गैस टंकी नहीं भर सकता। सर इतना दर्द यहाँ होता है। इतना पैसा जो लेता है वो इनकी पूरी आमदनी का एक नाखून मात्र है। ये अतिरिक्त बहुत कमाते हैं। ये हर ठेके में कमीशन मांगते हैं। वो मेरे पास मेरा फोन पुलिस ने चुराया इसीलिए क्योंकि उसमें इस कमीशन की मांग का एक ऑडियो आ गया था। सर बवंडर मच जाता, मध्य प्रदेश की राजनीति में हाहाकार मच जाता, इसलिए पुलिस का दुरुपयोग किया गया और इन्होंने लिया था। और आप बात जो बोल रहे हैं वो सही बात है। हिस्ट्री आप पूरी पढ़े तो भारत जो है का जो सोने की चिड़िया से सोने का शेर है, आज सोने का देश आज भी है। क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति किसी मंत्री को 1,80,000 तक तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। मंत्री कर क्या रहा है? दिन भर एसी कमरों में बैठा है, एसी गाड़ी में घूम रहा है, इतना श्रम नहीं कर रहा। जो श्रम कर रहा है किसान मजदूर, उसको नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बात बताऊं कि आप इतिहास पूरा पढ़ेंगे तो जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें 6% से ज्यादा टैक्स नहीं लगता था। जो बुरा दौर माना गया मुगल काल, जिसमें 40% तक टैक्स लगता था, है ना। तो औरंगजेब का काल, मुगल काल में पूरा नहीं, औरंगजेब का काल जो 40% तक का टैक्स लगता था, तो उसको बहुत बुरा दौर माना गया। और आज लगभग उतना ही टैक्स लग रहा है। आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जो मुगल काल में गुजर रहे थे। तो ये होना नहीं चाहिए। भारत को यदि अच्छे से विकसित करना है तो कर थोड़ा सा कम हो। यदि कम रहेगा तो लोग वस्तुओं का ज्यादा उपभोग करेंगे, लोगों के लिए सेवाएं वस्तुएं ज्यादा सस्ती होंगी, उनका मेहनताना अच्छा होगा, तो तरक्की आएगी। ये जरूर। एक बात और, आप मेरी पूरी बात सुनिए। यूरोप में यदि सरकारी खर्च बढ़ता है, नेता मंत्री अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, तो यूरोप की जनता सड़क पर उतर जाती है। पता नहीं भारत का ऐसा बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोग अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अखबारों में आ रहा है, जनता को पता लग रहा है, लेकिन कोई आवाज ही नहीं उठाता। बड़े सोए हुए लोग हैं सर। मुझे तो लगता है कभी कभी कि मैं किसको जगा रहा हूँ, इनको बुद्धि नहीं जगा पाए। मैं कहाँ जगाने का प्रयास कर रहा हूँ? कभी कभी तो मैं खुद को बड़ा असफल मान रहा हूँ कि मैं इनको जगाने का गलत ही प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में यदि लोग जागे तो क्या मंत्री की हिम्मत, क्या विधायक की हिम्मत की धांधलियां करते हैं। यहाँ तो सयाम धांधलियां कर लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं उनके खिलाफ। ये बहुत गलत बात है सर। जातियों के नाम पे 2 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं, देर ही नहीं लगती इनको। इनकी जातियों को आप कुछ कहते हैं, अभी 2 मिनट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन इनका पैसा लूट के खा रहे हैं, लेकिन ये उसके खड़े देश है हमारा। अलग मानसिकता है लोगों की। एक प्रश्न और है, हम जो करों की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली और पंजाब में तो पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, क्योंकि कर कर सकते हैं, सरकार है। आपको मैं एक बात कहूँ कि वास्तव में पेट्रोलियम को जीएसटी से इन्होंने मुक्त भी रखा। वजह यह है कि जीएसटी में कोई बदलाव करना हो तो करीब 20 राज्यों की अनुमति लेना चाहिए, और राज्य का आमदनी का एक बड़ा स्रोत होता है पेट्रोलियम। तो यदि इन्होंने पेट्रोलियम के भाव जो है वो नहीं कम किए, तो इसका कारण ये हो सकता है कि राजस्व हो सकता है उनका गिर जाए। इस दर से उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन कायदे से कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी लागत की वजह से लोगों का मुनाफा कम होता है। जैसे कोई ट्रक चला रहा है, कोई किसान है, अपने कोई हार्वेस्टर चला रहा है, उसको यदि डीजल की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा आती है, उसका खुद का प्रॉफिट कुछ नहीं होता। तो लागत कम करने पर फोकस होना चाहिए। दुनिया में यूरोप के देश, अमेरिकी देश, जापान जैसे देश ये खुद को विकसित इसलिए कर पाए क्योंकि इन्होंने लागत कम करने पर ध्यान दिया। हमारे यहाँ की सरकार तो लागत बढ़ा रही है, इसलिए तो आर्थिक तरक्की नहीं हो रही। तो कोई भी राज्य हो, भले आम आदमी पार्टी के शासित राज्य हो, कांग्रेस भाजपा का किसी का भी राज्य हो, मैं मानता हूँ कि कर थोड़ा सा कम होना चाहिए। अभी मुझे कोई जिम्मेदारी अच्छी मिलेगी तो मैं इस फील्ड में काम करूंगा कि मुझे देश में कर को कम से कम रखना है, क्योंकि यदि देश में कर कम होता है तो लोगों का प्रॉफिट अच्छा होता है, लोगों को अपने काम धंधे में अच्छा मुनाफा मिलता है, लोगों को उपभोग बढ़ता है, जीवन स्तर अच्छा होता है। क्योंकि एक्चुअल कीमत पेट्रोल की 50-60 रुपए के बीच में है, उससे ऊपर नहीं। 44 रुपए का पेट्रोल होता है वास्तव में, और डीजल 35 रुपए का होता है।
आप एक्चुअल क्यों दिए हैं? हम इतना अधिक दे रहे हैं। हाँ, आप अधिक दे रहे हैं, बिल्कुल 35 रुपये का डीजल आपको 95 रुपये में खरीद रहे हैं। ये भी इस पर आपको विचार करना चाहिए, सरकार से आपको जिद करना चाहिए। इससे आपको प्रॉफिट नहीं होता। आप बहुत सारे जो वाहन से संबंधित जो व्यवसाय कर रहे हैं, लोग ट्रक चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, लोगों को कहाँ मुनाफा होता है, इसीलिए नहीं होता। इस पर बात होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देश और हरदा की बात रखने के लिए। हम और आपके मध्य में ऐसे विचार लाते रहेंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं आज हमने आपको एक खास मुलाकात कराई थी आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष से। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरामैन भोपाल। टेंट किसका करवाया आपने? थोड़ा कलर दबा हुआ है, बाकी जो हो गया सो हो गया। बस जैसे तैसे सब इंतजाम हो गया, बाकी कोई कमी है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। शादी आपको रात को करनी चाहिए, दिन में मजा नहीं आता शादी वादी में। शादी तो याद है आपको, सिंह साहब के बेटे की हुई थी। जबरदस्त जबरदस्त, A1 खाना दिया था भाई साहब, A1 खाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप खाना टेस्ट करके देखिएगा, ये खाना भी बहुत अच्छा है। बाकी कोई कमी रह जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे। अरे शर्मा जी, भूल चूक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक बार शादी होती है बेटी की, अगर बारातियों ने कोई सवाल खड़े कर दिए, कोई ऊंच नीच हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो बेटी को बहुत सुनाएंगे। अरे अरे मेहरा जी, ऐसा क्या बोल रहे हैं आप भी? मतलब नहीं, बोलने दीजिए राजेश जी, बोलने दीजिए। मेहरा जी हमारे करीबी हैं, अच्छे रिश्ते हैं हमारे परिवार के, पर ऐसे होते हैं करीबी लोग। आपने कितनी आसानी से मेरी बेटी की शादी के सारे इंतजाम पर सवाल उठा दिए। राजेश जी, आपको भी ये टेंट अच्छा नहीं लगा ना? ये सब इंतजाम जो मैंने अपनी हैसियत से भी कहीं आगे चलकर किए हैं ना, इसकी तैयारी मैंने एक दिन में नहीं की थी, बल्कि इसके लिए मैं तब से सोच रहा था जब पहली बार मैंने अंजलि को अपनी गोद में उठाया था। एक बाप के लिए उसके बेटी की शादी कितने अरमानों का टूटना और बनना होती है, आप जानते हैं। आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके घर में कोई बेटी नहीं है ना, या कह लीजिए कि भगवान आपके व्यवहार को समझते थे, इसलिए उन्होंने आपके घर में बेटी ही नहीं दी। आज मैं यहाँ से वहाँ पूरे घर में सबके सामने हाथ जोड़ के घूम रहा हूँ कि कोई कमी हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि सभी लोग जो यहाँ आए हैं ना, मेरी बेटी को आशीर्वाद दें उसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन मुझे पता है कि इस भीड़ में आप जैसे भी कुछ लोग होंगे जिन्हें कॉफ़ी में चीनी कम लगेगी, सब्जी में नमक तेज लगेगा, पनीर के पीस छोटे दिखाई देंगे। लेकिन आप लोग ये नहीं समझेंगे कि मैंने इस शादी के इंतज़ाम के लिए अपनी पूरी हैसियत झोंक दी ताकि मेहमानों को कोई कमी ना लगे। एक बाप अपनी बेटी के ब्याह के लिए अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों के साथ ना जाने कितने समझौते करता है कि धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह करेगा, पर आप जैसे लोग कॉफ़ी के एक घूंट के लिए, पनीर के एक टुकड़े के लिए उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं। आज मेरी बेटी को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। खाना पीना तो आप किसी और दिन भी मेरे घर में आकर कभी भी कर सकते हैं। बाप के लिए उसकी बेटी की शादी उसके कलेजे के टुकड़े का अलग हो जाना होता है, पर फिर भी सबके सामने जा जाकर बस वो एक ही बात कह रहा होता है, आपकी अपनी बेटी का ब्याह है, कोई कमी हो जाए तो माफ कीजिएगा। ये पर्दे ताले बैठिए आप लोग। दिलों